हमारे साहब काशी राम तुमको लाखों लाख प्रणाम। अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम, अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम। हमारे साहब काशी राम करते हम सब तुम्हें सलाम। काशी राम, काशी राम, काशी राम। प्रिय साथियों, मान्यवर श्री काशीराम जी, जिन्होंने भारत देश में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर अपनी संपूर्ण जिंदगी इन्हीं के बताए हुए रास्तों पर समर्पित की है। ऐसे महान व्यक्तित्व अर्थात बामसेफ, DS4 एवं BSP, इन तीनों संगठनों के जन्मदाता व संस्थापक परम आदरणीय मान्यवर श्री काशीराम जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, परंतु इनके जीते जी खास तौर से बहुजन समाज, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न समुदाय के लोग आते हैं, इनके हितों में इनके द्वारा कही गई हर बात व सलाह कदम कदम पर वर्तमान व भविष्य की पीढ़ी के लिए हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। रोटी कपड़ा तो उसके लिए तो रोजमर्रा की जिंदगी में लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास अगर मकान नहीं है तो भी जो बेयर मिनिमम हर पार्टी कहती है कि रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए जो करने में कमी रह गई है, कहने में कोई कमी नहीं रही है। कहने का काम जो है हर पार्टी ने बहुत लंबे अरसे से कहा है, लेकिन जो करने में कमी रह गई है तो वो करने की कमी को हमारी सरकार दूर करती है। मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा में आस्था रखने वाले लोग निश्चय ही ये जानकर खुश हो रहे होंगे कि जिस बहुजन समाज पार्टी के नाम पर राजनैतिक संगठन की इन्होंने आज से कई वर्ष पहले 14 अप्रैल सन 1984 को आधारशिला रखी थी, वो पार्टी अब बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में अविचल भाव से अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ती जा रही है और BSP का ये चुनावी नारा अब सच होता दिख रहा है कि चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। मान्यवर काशीराम जी ने इस पार्टी की स्थापना करते समय जो देश में आर्थिक एवं सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने का सुनहरा सपना देखा था, वह स्वप्न आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की विशाल एवं महत्वपूर्ण धरती पर पूरा हो रहा है। बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशन में सारे देश में बढ़ता हुआ जनाधार व सर्व समाज का मिलता हुआ समर्थन तथा बहन जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखने के लिए मान्यवर काशीराम जी अगर आज जिंदा होते तो क्या बात थी, मगर आज उनके अनुयायियों को ये सुखद अनुभूति है कि बहन कुमारी मायावती जी उनके सपनों को एक एक करके साकार करती जा रही हैं। इसी कारण लोग आज ये नारा लगाते हैं, अर्थात जिस नीले ध्वज को मान्यवर श्री काशीराम जी ने BSP का प्रतीक बनाया था, वह नीला झंडा अब बहन कुमारी मायावती जी के मजबूत हाथों में आकर नील गगन को चूमता हुआ लहरा रहा है और बहुजन समाज के स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान की मूवमेंट की नई शक्तिशाली पहचान बन गया है। हम सब जानते हैं कि मान्यवर श्री काशीराम जी का संपूर्ण जीवन त्याग, समर्पण
व संघर्ष की एक मिसाल रहा है, जो हमें सतत संघर्षरत रहने की प्रेरणा देता है तथा यह परिलक्षित करता है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने वाले की, कभी निराश होकर हार न मानने वालों की एक दिन जीत निश्चित होती है। अगर इरादे नेक हों तो वाकई समाज का भला होता है। यह बात मान्यवर कांशीराम जी ने साबित की है। भारत के ऐसे महान सपूत का जन्म 15 मार्च 1934 को अपने ननिहाल बुंगा साहिब में एक साधारण से अनुसूचित जाति के रामदसिया सिख परिवार में हुआ था। आपके माता पिता ग्राम ख्वासपुर, जिला रोपड़, पंजाब के मूल निवासी थे। आपके पिता श्री हरि सिंह और माता श्रीमती बिशन कौर ने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये नन्हा सा लाडला एक दिन देश के दलितों, शोषितों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों का मसीहा बनकर लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करेगा और फिर उन्हें एक महान व्यक्तित्व के माता पिता होने का गौरव प्रदान करेगा। मान्यवर कांशीराम जी अपने माता पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। आपसे छोटे 2 भाई और 4 बहनें हैं। एक साधारण से किसान एवं खुद के कारोबारी परिवार में जन्म होने के कारण आपका बाल्यकाल भी सामान्य रूप से ही व्यतीत हुआ, परंतु आप बचपन से ही बहुत मेहनती व कुशाग्र बुद्धि के थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक ग्राम ख्वासपुर से लगभग 2 किलोमीटर दूर मानिकपुर में तथा हाई स्कूल तक की पढ़ाई इस्लामिया स्कूल में प्राप्त कर इंटर परीक्षा रोपड़ से उत्तीर्ण करते हुए मात्र 22 वर्ष की उम्र में सन 1956 में भौतिक और रसायन विषय लेकर रोपड़ के ही गवर्नमेंट कॉलेज से स्नातक उपाधि प्राप्त की। इस विशिष्ट योग्यता के आधार पर ही आपको डिफेंस रिसर्च एंड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के महाराष्ट्र पूना स्थित विस्फोटक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ERDL अनुसंधान में अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिली। 1962-63 में आपने अपने कार्यालय में जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एवं बुद्ध जयंती का अवकाश निरस्त किए जाने पर तीव्र विरोध किया तथा न्यायालय के माध्यम से इन अवकाशों को पुनः बहाल करवाया। इस बीच मान्यवर श्री कांशीराम जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और सिद्धांतों से बड़े प्रभावित हुए और खासतौर से 18 मार्च 1956 को आगरा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों, शोषितों एवं उपेक्षितों की सभा को संबोधित करते हुए जो मार्मिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरा ज्यादा समय पढ़ाई लिखाई के मामले में, रिजर्वेशन के मामले में तथा हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील व अधिकारी पैदा हों इस काम में लग गया है। लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि ये पढ़े लिखे कर्मचारी तो एक अलग क्लास यानी वर्ग बनकर रह गए हैं और इनकी हमारे सामने क्लर्कों की एक फौज खड़ी हो गई है, जो कि अपने स्वार्थ से आगे कुछ भी देखने को तैयार नहीं है। अपने गरीब और पीड़ित भाइयों बहनों के बीच जाकर उनके उत्थान के लिए काम करने के बजाय ये लोग सिर्फ अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। उससे मान्यवर श्री कांशीराम जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और इस भाषण ने उनके मन को काफी झकझोर दिया। इसके बाद मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक, खासकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जात पात का बीजनाश का गहराई से अध्ययन किया तो इस देश की विघटनकारी जातिवादी एवं वर्ण व्यवस्था की घिनौनी सच्चाई उनके सामने आई। इस पुस्तक ने उनका जीवन ही बदल दिया और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चलने का दृढ़ संकल्प लेते हुए अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी ये जानते थे कि उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वह आसान नहीं है। कदम कदम पर परेशानियां हैं और रास्ते कठिन व दुर्गम हैं तथा दूर दूर तक
कोई साथ देने वाला भी दिखाई नहीं देता है। परंतु इतिहास का रुख बदलने वाले साहसी लोग कठिनाइयों से कभी भी घबराया नहीं करते, चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने से पीछे नहीं हटते, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करते हैं और इतिहास रचते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने नवंबर 1949 में तो संविधान बनाने वाली असेंबली में भाषण करते हुए कहा था, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के शिकार लोगों को राजनीतिक बराबरी का भी लाभ मिले। इस संविधान से अगर बहुजन समाज के लोगों को लाभ नहीं मिला है तो उसका कारण है आर्थिक और सामाजिक दिशा में गैर बराबरी। उनके समक्ष पहली समस्या थी पारिवारिक बंदिशें। मान्यवर श्री कांशीराम जी ने राष्ट्रहित, समाज हित व जनहित का संकल्प लेते हुए ये विचार किया कि यदि मैं पारिवारिक बंधनों में बंधा रहूंगा तो अपने लक्ष्य के प्रति ढुलमुल हो सकता हूं। नाते और रिश्ते हमेशा लक्ष्य की प्राप्ति में उलझने उत्पन्न कर सकते हैं। अतः मान्यवर श्री कांशीराम जी ने एक सन्यासी की भांति कठोर ये निर्णय लिया कि आज से मैं अपने परिवार, नाते रिश्तेदारों से कोई भावनात्मक संबंध नहीं रखूंगा। और फिर इन्होंने समाज के दबे कुचले, दलित, शोषित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और इस प्रकार मान्यवर श्री कांशीराम जी चल पड़े उस राह पर जिस पर कांटे ही कांटे बिछे हुए थे। फिर इसके बाद शुरू हुआ मान्यवर श्री कांशीराम जी का देश के कोने कोने में जाकर, गांव-गांव व शहर-शहर घूमकर समाज के ऐसे करोड़ों लोगों को जो वर्षों से वर्ण व जातिवादी व्यवस्था के तहत घृणा और अपमान का जीवन जी रहे थे, उन्हें जागृत करने का मिशन। परिस्थिति अनुसार कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी ट्रेन, कभी बस, कभी हवाई जहाज जैसी जो भी सुविधा मिली, उसी के अनुसार चलकर देश में बहुजन समाज के आत्मसम्मान के अलख को वे जगाते रहे। इसके साथ ही आपने बहुजन समाज के लोगों में सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए शुरू में द ओप्रेस्ड इंडियन मासिक मैगजीन और बहुजन संगठन साप्ताहिक पत्रिका तथा बहुजन टाइम्स दैनिक अखबार भी शुरू किया। साथ ही द चमचा एज एन एरा ऑफ द स्टूजेस इस नाम पर एक पुस्तक भी लिखी। इसके अलावा मान्यवर श्री कांशीराम जी जहां भी जाते, बड़े सच्चे मन से कार्डर कैंप व अन्य तौर तरीकों के माध्यम से वे लोगों को मूवमेंट के प्रति जागृत करने का प्रयास करते। पार्टी एवं मूवमेंट के आर्थिक सहयोग के लिए प्रारंभ में जन जन से वे निवेदन करते कि मुझे एक वोट और एक नोट दो। कभी कहते जितनी मेरी उम्र है उतने मुझे नोट दो, कभी कहते जितना मेरा वजन है उतने मुझे नोट दो। उनका कहना था कि जो पैसा समाज मुझे देगा, पार्टी उसी के बल पर आगे बढ़ेगी और फिर पार्टी के माध्यम से आप सबका भला होगा। अर्थात मैं पूंजीपतियों से धन नहीं मांगूंगा और समाज के जिन दलितों, शोषितों, पिछड़ों एवं गरीबों की ये पार्टी है, उन्हीं से पैसा लेकर उन्हीं पर खर्च करूंगा और उनका कल्याण व उत्थान करूंगा। सर्वप्रथम मान्यवर श्री कांशीराम जी ने देश में दलित, शोषित, पिछड़े एवं अन्य उपेक्षित समाज के पढ़े लिखे कर्मचारियों को संगठित करना शुरू किया। इसी दौरान मान्यवर श्री कांशीराम जी ने विभिन्न अंबेडकरवादी संगठनों एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में भी सेवा कार्य किया। आरपीआई एक राजनैतिक पार्टी थी जिसकी सैद्धांतिक तथा वैचारिक रूपरेखा बाबा साहेब की सोच की उपज थी। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण के बाद इनके अनुयायियों के स्वार्थ के कारण इस संगठन का पतन होता चला गया। इस कारण मान्यवर श्री कांशीराम जी का भी इससे बहुत जल्द मोह भंग हो गया और फिर उन्होंने स्वतंत्र रूप से अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। 6 दिसंबर
1973 को दिल्ली और महाराष्ट्र में पूना के कुछ शिक्षित कर्मचारियों को लेकर उन्होंने अखिल भारतीय पिछड़ा अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ तथा बोलचाल की जुबान में बामसेफ बनाने की परिकल्पना की और इसे अखिल भारतीय स्वरूप देने का संकल्प लिया। कई वर्षों तक ये काम वे पूरी तन्मयता से करते रहे। इसी बीच 1977 में दिल्ली के एक प्रोग्राम में मान्यवर श्री कांशीराम जी की मुलाकात बहन कुमारी मायावती जी से हुई। मान्यवर श्री कांशीराम जी बहन कुमारी मायावती जी के विचारों एवं तेजस्वी तेवर से बहुत प्रभावित हुए और बहन जी को देखते ही जैसे उन्हें आभास हुआ कि उन्हें उनके ख्वाब की एक सही उत्तराधिकारी मिल गई है। मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बहन कुमारी मायावती जी के विचारों को जानने व समझने के बाद उनसे यह कहा कि आप में एक कुशल नेता बनने के लिए तमाम गुण हैं, साथ ही आप में समाज को कुशल नेतृत्व प्रदान करने की भी अद्भुत क्षमता है। इसलिए आप आईएएस बनकर समाज सेवा करने की जिद छोड़ें और राजनीति में आएं तथा फिर सत्ता के माध्यम से समाज की भरपूर सेवा करने का तहिया करें। बहन कुमारी मायावती जी को तो जैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक उचित मार्गदर्शन मिल गया था। मान्यवर श्री कांशीराम जी के विचारों से सहमत होकर बहन कुमारी मायावती जी ने राजनीति के माध्यम से समाज सेवा में आने का फैसला कर लिया। बहन कुमारी मायावती जी के इस फैसले का स्वाभाविक तौर पर विरोध परिवार वालों ने किया, लेकिन जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बहन जी जो निर्णय एक बार ले लेती हैं, उस पर वह हमेशा अटल व कायम रहती हैं और उनकी यही दृढ़ इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र भी है। जबकि उस समय बहन कुमारी मायावती जी की उम्र सिर्फ 21 वर्ष की थी। बहन जी बड़ी सूझबूझ के साथ मान्यवर श्री कांशीराम जी के नेतृत्व में बहुजन समाज को जागरूक बनाने के उद्देश्य से चल रहे सामाजिक परिवर्तन के मिशन के कार्यों में लग गईं। हमारी जो मूवमेंट है या उस वक्त भी थी, बन रही थी, तो वो ज्यादातर हम सबको पॉलिटिक्स की तरफ खींचती थी। तो हमें ऐसा लगता था कि जो पॉलिटिकल पावर है वो एक गुरु किल्ली की तरह से है, जिसके इस्तेमाल से तो हर किस्म का ताला खुल सकता है। उनके पिताजी से कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी से सिर्फ कारपोरेटर या एमएलए नहीं बल्कि मेंबर पार्लियामेंट भी बनेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी की तरफ से अगर सबसे पहली मेंबर पार्लियामेंट बनेगी तो वो मायावती बनेगी। 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली में मान्यवर श्री कांशीराम जी ने देश भर से आए शिक्षित कर्मचारियों को इकट्ठा कर एक सम्मेलन में बामसेफ की विधिवत घोषणा की। इस प्रकार सबसे पहले उन्होंने गैर राजनीतिक संगठन की बुनियाद डाली, क्योंकि उनका अपना मानना व सोचना था कि राजनीतिक सफलता के लिए गैर राजनीतिक शक्ति का सहयोग होना आवश्यक है। बामसेफ की सफलता के बाद फिर मान्यवर श्री कांशीराम जी ने संघर्ष करने के लिए 6 दिसंबर 1981 को दलित शोषित समाज संघर्ष समिति अर्थात DS4 का गठन किया। इस तरह बामसेफ और DS4 ये दोनों संगठन अलग अलग कार्य करने लगे। बामसेफ पढ़े लिखे कर्मचारियों का संगठन है तथा आर्थिक सहयोग करता है और DS4 सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करता है। इसी दौरान बहन कुमारी मायावती जी को अपनी अद्वितीय प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिला। मान्यवर श्री कांशीराम जी की प्रेरणा और अपने त्याग व संघर्ष के बल पर बहन कुमारी मायावती जी संगठन को निरंतर आगे बढ़ाती जा रही थीं। बहन जी की सख्त कार्यशैली, दूरदर्शिता
तथा किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने की सच्ची लगन व एक प्रकार से जिद के कारण सभी लोग उनसे प्रभावित होने लगे और सभी उनमें अपना भविष्य देखने लगे। इस प्रकार सफलता की ओर बढ़ते हुए कदमों को देखकर मान्यवर श्री कांशीराम जी ने 14 अप्रैल सन 1984 को अपनी अध्यक्षता में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बहुजन समाज पार्टी की मुख्य सोच बनी कि हमें जातिवादी नहीं, मानवतावादी सामाजिक व्यवस्था चाहिए। क्या कानून व्यवस्था बढ़ती है तो जो पैसे वाले लोग हैं, ट्रेड इंडस्ट्री और कॉमर्स चलाते हैं, तो उनका किडनैपिंग होता है, उनके बच्चों का किडनैपिंग होता है, तो प्रभावित तो वो भी होते हैं, लेकिन वो स्मॉल स्केल के ऊपर होते हैं। उनकी पब्लिसिटी तो बहुत होती है कि किसका ये सेठिया का बच्चा उठा लिया गया या ये सेठ को किडनैप कर दिया गया, लेकिन जो लार्ज स्केल के ऊपर प्रभावित होता है वो दबा कुचला समाज प्रभावित होता है। 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले अपने देश में मानवतावादी समाज की स्थापना, जिसके तहत सर्व समाज के लोगों को बराबरी और समुचित सम्मान मिले, यही बीएसपी का मूल उद्देश्य है, जिसकी सही शुरुआत इस पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन दिनांक 22, 23, 24 जून 1984 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान से प्रारंभ की गई। इसके साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बहन कुमारी मायावती जी की कुशल नेतृत्व क्षमता और पार्टी के प्रति उनकी त्याग एवं तपस्या को देखकर उन्हें पहले पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव व बाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था और फिर मान्यवर श्री कांशीराम जी की अध्यक्षता एवं बहन कुमारी मायावती जी की उपाध्यक्षता में बीएसपी का जनाधार लगातार बढ़ता गया और इस पार्टी की राजनीतिक गलियारों में बढ़ती हुई ताकत की चर्चा होने लगी। देश में सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की लहर का आगाज होने लगा। बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश जैसे देश के बड़े व महत्वपूर्ण राज्य में बीएसपी की एक के बाद एक लगातार चुनावी सफलता इसका मुख्य कारण था। मान्यवर श्री कांशीराम जी के सपनों को हकीकत में बदलने का काम बहन कुमारी मायावती जी की लगन और कार्यकुशलता के कारण लगातार आगे बढ़ता गया। मान्यवर श्री कांशीराम जी ने 2 बार लोकसभा में दलित, शोषित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया। पहली बार 1992 में इटावा उत्तर प्रदेश से और दूसरी बार 1996 में होशियारपुर पंजाब राज्य से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा 1998 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद भी बने। इसके बाद बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी के संघर्ष को एक बड़ी सफलता तब मिली जब सन 1995 में 3 जून को बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी ने भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली। देश के सबसे बड़े प्रदेश को संभालकर मैं समझता हूं कि मायावती हमारे ऊपर बड़ा उपकार कर रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर अंडमान निकोबार तक देश के हर प्रदेश में मुझे चुनाव लड़ाने का काम करना है। बहुजन समाज को तैयार करके चुनाव लड़ाकर 272 लोकसभा के मेंबर जिताने का काम मुझे करना है और इस काम में करने के लिए मैं देश भर में मारा फिरता हूँ। तो जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी आपसे मिलता हूँ, तो आप लोग भी मेरे इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे सहयोग देने की कोशिश करेंगे। और मायावती ने जो उत्तर प्रदेश में मुझे सहयोग दिया है उसकी सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश के बाद 4-5 सूबों में पार्टी को मान्यता हासिल करके तो जो हम बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना सके हैं उसमें
भी मायावती का बड़ा भारी हाथ है। फिर एक सिलसिला शुरू हुआ और दूसरी बार 21 मार्च 1997 को बहन कुमारी मायावती जी पुनः उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 1995 और 1997 के अपने छोटे से शासनकाल में बहन जी के कार्यों की सभी ओर प्रशंसा हुई, परंतु विरोधियों की कूटनीति की वजह से सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। मान्यवर श्री कांशीराम जी की प्रेरणा एवं बहन कुमारी मायावती जी के अथक प्रयासों से विरोधी पार्टियों को ये तो आभास हो गया था कि बीएसपी आगे चलकर हमें कड़ी चुनौती देगी। इस प्रकार बीएसपी प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, परंतु कुदरत के अपने करिश्मे हैं। मान्यवर श्री कांशीराम जी का स्वास्थ्य बराबर उनका साथ नहीं दे रहा था। उन्नति के शिखर की ओर बढ़ती हुई अपनी पार्टी के लिए मान्यवर कांशीराम जी को तब एक कुशल और युवा नेतृत्व की आवश्यकता थी। हालांकि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पार्टी के नेतृत्व के लिए बहुत पहले स्वयं ही बहन कुमारी मायावती जी को तैयार कर लिया था, फिर भी उन्होंने दोबारा से बीएसपी के समस्त कार्यकर्ताओं पर नजर दौड़ाई। मैंने पढ़े लिखे नौजवान लोगों को ढूंढकर स्पॉट करके उनको तैयार करना शुरू किया। तो जिस किस्म की इस संघर्ष को, इस मूवमेंट को चलाने के लिए मुझे क्वालिटीज चाहिए थी, तो दिल और दिमाग की क्वालिटीज, उनका दिल भी कहता हो कि हमें ये मूवमेंट को चलाना है, दिल के साथ चलाना है, और दिमाग भी हो उनका वो चलाने के लिए। तो दिल और दिमाग की क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने देश भर में पढ़े लिखे नौजवान लोगों को तैयार करना शुरू किया, और वही दिल और दिमाग की जो क्वालिटीज़ है वो मायावती में काफ़ी बड़े पैमाने पर मुझे नजर आई। अंत में उन्होंने अपने मिशनरी कार्य के लिए सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी को ही सर्वाधिक उपयुक्त पाया। मान्यवर श्री कांशीराम जी की दूरदर्शिता उन्हें बार बार प्रेरित कर रही थी कि उनके अपने और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को बहन कुमारी मायावती जी ही पूरा कर सकती हैं। फिर तब मान्यवर श्री कांशीराम जी ने 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ की एक विशाल महारैली में बहन कुमारी मायावती जी को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करते हुए आत्म सम्मान के बहुजन मूवमेंट को उनके हवाले कर दिया। मैं आप लोगों के बीच में काफी समय से काफी कम चक्कर मार रहा हूं। काफी समय से मैं बहुत कम उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं। खुशी की बात है कि मेरे इस गैर हाजिरी को कुमारी मायावती ने मुझे महसूस नहीं होने दिया। ये काम महात्मा फुले ने शुरू किया, उसके बाद चला, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने चलाया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, उसके बाद आज अमर नहीं रहने वाला हूं। मुझे भी एक ना एक दिन जाना है, लेकिन ये काम तो चलता रहना चाहिए। इसलिए मैंने जाने से पहले ही मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये काम मेरे बाद में भी चलता रहना चाहिए। ये काम चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। और इस बात को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि ये काम मेरे बाद भी चलना चाहिए।
और मैंने मायावती से अपील की है कि आप इस काम को चला सकती है और चलाते रहना। मान्यवर श्री कांशीराम जी के इस फैसले से मानो करोड़ों अनुयायियों की उनके अपने मन की मुराद पूरी हो गई हो। बहन कुमारी मायावती जी ने जैसे ही पार्टी की कमान संभाली तो सफलता उनके कदम चूमने लगी। बहन कुमारी मायावती जी ने तीसरी बार बीएसपी आंदोलन के प्रमुख के रूप में फिर 3 मई 2002 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। परंतु विरोधियों और खासकर भाजपा की कुटिल नीतियों के कारण बहुजन हित में उन्हें 25 अगस्त 2003 में पुनः सत्ता छोड़नी पड़ी। लेकिन इस बार सत्ता छोड़ते समय जैसे बहन जी ने यह संकल्प ले लिया था कि मैं भविष्य में ऐसा प्रयास करूंगी कि मेरे बहुमत के आगे किसी भी विरोधी की कोई भी कुटिल चाल ना चल सके और सर्वजन हित का कारवां तेजी से आगे चलता व बढ़ता रहे। इस प्रकार बहन कुमारी मायावती जी ने अपने आप को उस पत्थर की भांति ढाल लिया जो पानी में रहकर भी पानी के दबाव से गलता नहीं है, बल्कि नदी की बहती हुई धारा को ही बदल डालता है। बहन कुमारी मायावती जी को पार्टी व बहुजन मूवमेंट की कमान सौंपने के बाद भी मान्यवर कांशीराम जी बीएसपी की प्रगति के लिए जी जान से प्रयास करते रहे। इसी बीच 15 सितंबर 2003 को आंध्र प्रदेश के जिला पश्चिमी गोदावरी स्थित भीमावरम की जनसभा को संबोधित करने के बाद नरसापुर एक्सप्रेस ट्रेन से हैदराबाद लौटते हुए मान्यवर श्री कांशीराम जी को रास्ते में ही ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके कारण उनका दाहिना अंग लकवाग्रस्त हो गया। ऐसे दुख व विकट के समय में बहन कुमारी मायावती जी ने एक आदर्श शिष्या की मिसाल पेश करते हुए उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने के लिए मान्यवर की मंशा के मुताबिक तत्काल व्यवस्था कर उन्हें दिल्ली के प्रसिद्ध बत्रा अस्पताल में भर्ती कराया। कांशीराम का सपना पूरा करो, आज वो रहनुमा सख्त बीमार है, या खुदा फिर से इनको सेहत कर अता, तू ही मालिक है तू ही मददगार है, ऐसा बहुजन कहो संगठन साथियों, इसकी रहबर है माया बहन साथियों। इस बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार इस प्राण घातक बीमारी का इलाज विदेशों में भी नहीं है। डॉक्टरों का कहना था कि इस लाइलाज बीमारी में व्यक्ति अधिक से अधिक 1 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। परंतु हमारी बहन कुमारी मायावती जी कहां हार मानने वाली थी। उन्होंने मान्यवर श्री कांशीराम जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए हर संभव प्रयास प्रारंभ किए। लेकिन मान्यवर श्री कांशीराम जी के अस्वस्थ हो जाने के बाद बहन कुमारी मायावती जी पर परेशानियों और जिम्मेदारियों का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया। एक तरफ मान्यवर श्री कांशीराम जी की देखभाल, उनकी सेवा, तीमारदारी व इलाज करवाना, तो दूसरी ओर अपनी पार्टी के संगठन को संभालना ताकि पार्टी के लोगों का मनोबल ना गिरे। और फिर लगे हाथों कई राज्यों में विधानसभा व लोकसभा का आम चुनाव का आ जाना, जिसके कारण इस अवधि में उनका एक कदम जमीन पर और दूसरा कदम हवाई जहाज पर रहा करता था। इसके साथ साथ इसी ही दौरान ताज प्रकरण व इसकी आड़ में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में इनको फर्जी फंसाकर विरोधी पार्टियों द्वारा इन पर किस्म किस्म का घिनौना हमला आदि किया गया। लेकिन इन सबसे बड़ी समस्या थी मान्यवर श्री कांशीराम जी के कुछ पारिवारिक सदस्य जो स्वार्थवश उनकी राजनीतिक विरासत को भुनाना चाहते थे, जबकि यह सर्वविदित है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपने परिवार वालों से पहले ही रिश्ते नातों के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। कुछ पारिवारिक सदस्य राजनीतिक उकसावे के कारण बार बार कोर्ट में बहन कुमारी मायावती जी को घसीटना चाह रहे थे,
लेकिन बहन कुमारी मायावती जी इस भीषण संकट की घड़ी में विचलित नहीं हुई और बड़े संयम, समझदारी एवं शांत भाव से मान्यवर श्री कांशीराम जी के इलाज व सेवा में लगी रहीं। डॉक्टरों की सलाह पर मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने दिल्ली के निवास C1/11 हुमायूं रोड ले आई, जहां उन्होंने अस्पताल जैसी सारी व्यवस्था की और अपनी तीमारदारी के बल पर मान्यवर श्री कांशीराम जी को डॉक्टरों की उम्मीद से कहीं ज्यादा लगभग 3 वर्ष तक अच्छी हालत में जीवित रखा। उसी दौरान इनके ठहरने को लेकर जब मामला न्यायालय में था तो मान्यवर श्री कांशीराम जी ने स्वयं कोर्ट द्वारा नियुक्त अफसर से ये कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मायावती को बता दूं। वो मेरी उचित व सही देखभाल कर रही हैं। मैं उनके सेवा कार्य से खुश हूं। मान्यवर श्री कांशीराम जी के इस कथन से सभी विरोधियों एवं परिवार वालों के मुंह बंद हो गए और फिर बहन कुमारी मायावती जी अपने निवास पर ही मान्यवर श्री कांशीराम जी की देखभाल करती रहीं, उनको चिकित्सा उपलब्ध कराती रहीं और इसके साथ ही अपनी पार्टी की सभी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती रहीं। बहन कुमारी मायावती जी इस बात से खुश थीं कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की छत्र छाया उनके सिर पर बनी हुई है। इस प्रकार जिस महान व्यक्तित्व ने उन्हें संबल देकर राजनीति के शिखर का रास्ता दिखाया था, वह कदम कदम पर मार्गदर्शन देने का काम किया था, जिसने हर मुश्किल की घड़ी में हौसला बढ़ाया था, उनके अंतिम समय में उनका एकमात्र सहारा बनकर बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सभी कर्तव्यों को ऐसा निभाया कि आधुनिक युग में गुरु शिष्य के पाक रिश्तों की ये एक बेहतरीन मिसाल बन गई है। नथिंग इज इमॉर्टल, अर्थात हर किसी को एक ना एक दिन मिटना है, हर किसी को एक ना एक दिन मौत तो आनी ही आनी है। इसी क्रम में मान्यवर श्री कांशीराम जी का 9 अक्टूबर 2006 की रात्रि प्रातः 00:20 बजे परिनिर्वाण हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। 9 अक्टूबर इस पुण्य तिथि पर लाखों सलाम हमारा। 9 अक्टूबर इस पुण्य तिथि पर लाखों सलाम हमारा। रोशन हुआ है इस सारे जहां में, रोशन हुआ है इस सारे जहां में, कांशीराम जी नाम तुम्हारा। लोकारवा चल पड़ा है, हो माया बहना के संग चल पड़ा है।